राफेल विमानों की पहली खेप आज भारत पहुंच रही है, जो कि अंबाला एयर बेस पर इसका कार्यक्रम होगा और एयर जो चीफ हैं वो खुद इनको रिसीव करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एयर मार्शल नाथुरकर जी हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। सर, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आज भारतीय वायुसेना कितनी मजबूत होगी? देखो, पहली तो बात मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि आज पहला राफेल जो आ रहा है उसके साथ वायुसेना की सक्षमता में तुरंत कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये क्षमता जब हमको युद्ध के लिए तैयार करती है तो उसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा जहाज़ को पूरी तरह से समझने के लिए अपने पायलट्स को। और यहाँ जो हमारी जो इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें जो जहाज़ के साथ आ रही है, जो शस्त्र आ रहे हैं, उनको समझ के उसका पूरा पूरा अभ्यास करके उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए। तो इसमें हमेशा कोई भी शस्त्र आता है, कोई भी जहाज आता है किसी भी सेना का, तो उसको आने के बाद 3 महीने से लेके 1 से 2 साल तक उसकी तैयारी में लगे रहते हैं सेना के लोग। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो 5 जहाज आ रहे हैं वो एक फर्स्ट छोटा सा कदम है भारतीय वायुसेना को सक्षमता की ओर लेके जाने वाला। लेकिन ये भारतीय वायुसेना का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए ये स्थिति में ये जहाज हमारे पास आ रहे हैं जो सबको बेसब्री से इंतजार था। तो आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना बहुत सक्षम होगी जब 2 स्क्वाड्रन जो है राफेल की हमारे धरती पर पूरी तरह से तैयार होके किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार होगी। सुनील जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो ये राफेल विमान है इसकी क्या खासियत है? हाँ, राफेल विमान की जो सिलेक्शन की गई है, जब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया था तो 6 जहाज जो टॉप ऑफ द लाइन पूरी दुनिया में जितने फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनके साथ हुई थी, यानी 6 जहाज में से ये एक जहाज चुना गया है। और उस जो वो एक सिलेक्शन का प्रोसेस था उसमें आखिरी में 2 जहाज सबसे ज़्यादा उभर कर आए थे, जो भारतीय वायुसेना ने जो अपनी रिक्वायरमेंट दी थी लड़ाकू विमान MMRCA के लिए। तो उसमें यूरोफाइटर और राफेल ये 2 जहाज आखिर में रह गए थे 6 में से। और उन दोनों जहाज में जो फ्रांस ने हमको दासो कंपनी ने हमको ऑफर दिए थे वो लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट और उसके साथ जो वेपन्स कैरी कर सकते हैं उनकी जो उन्होंने बात करी थी वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। और उसी की वजह से राफेल का सिलेक्शन हुआ है। पिछले काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी रही है उसके डील के में, लेकिन उसको हम अब छोड़ देंगे क्योंकि आखिर में सब कुछ ठीक होके 36 जहाज हमारे पास भारतीय वायुसेना में आने वाले हैं। ना राफेल की खासियत क्या है? राफेल की ये खासियत है कि वो 4.5 जनरेशन का जहाज कहलाया जाता है। ना ये जनरेशन हम ही लोगों ने बिठाए हुए हैं, ऐसे कोई डेफिनेशन तो है नहीं इस जनरेशन की, पर एक 5th जनरेशन आने वाले जहाज है। जैसे कि सबसे बहुत ही बेहतरीन फाइटर जहाज जो है दुनिया में वो 5th जनरेशन के कहलाए जाते हैं, उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। लेकिन उससे जो नीचे में जहाज है, आज वर्ल्ड में अगर फाइटर जहाज की पूरी तुलना की जाए तो इवन 5th जनरेशन फाइटर के साथ जो तुलना की जाए तो राफेल का नंबर 2 पे कई लोगों ने उसकी बात करी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक AES से बहुत ही अच्छा रडार है जो कि दुश्मन के एयर टू एयर टारगेट्स जो उनके हवाई जहाज होंगे उसको अच्छी तरह से पकड़ लेता है काफ़ी दूरी तक। वैसे ही उसका इस्तेमाल होता है एयर टू ग्राउंड टारगेट्स पिकअप करने के लिए और उसको जैम करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब खूबियां इस जहाज के रेडार में हैं। और इस रेडार के साथ साथ बाकी जो इसके एवियोनिक्स है जिसके साथ हम दुश्मन के टारगेट्स पिकअप कर सकते हैं और उसमें बमबारी कर सकते हैं या मिसाइल अटैक कर सकते हैं। उसके साथ इस जहाज में जो सेल्फ डिफेंस की कैपेबिलिटी है,
जो सेल्फ डिफेंस करने के लिए एंटी मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है, या उसमें इंफ्रारेड सीकर और ट्रैकिंग का सिस्टम लगा हुआ है, जिससे कि पता चल जाता है कि हीट सीकिंग मिसाइल और हीट सीकिंग टारगेट कहाँ पर है और उसको कैसे निपटा जाए उससे। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही अहमियत रखती है जब लड़ाई छिड़ती है तो, और दुश्मन के अच्छे जहाज अपने सामने आ जाते हैं तो। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये जहाज की है कि उसके साथ मीटियोर, स्कैल्प और अभी हैमर की जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है, वो उस जैसे जहाज जो काफ़ी दूर से दुश्मन के जहाज को मार गिरा सकते हैं, या काफ़ी दूर से बहुत ही प्रिसाइज दुश्मन के ज़मीनी टारगेट्स पर अटैक कर सकते हैं। इसकी रेंज बताई जाती है कि 150 किलोमीटर के बीच में ये सब कार्रवाई हो सकती है, और इस तरह से मिसाइल्स किसी के पास दुनिया में अभी कार्यरत नहीं है। तो ये सारी खूबियां लेके राफेल हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होगा, और उसी की वजह से उसकी अहमियत इतनी रखी गई है। हाँ सुनील जी, आप एक बात कह रहे थे, देर आए दुरुस्त आए, कहीं आपका इशारा बालाकोट स्ट्राइक की तरफ तो नहीं था कि उस समय अगर ये जहाज होते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती? नहीं, देखिए, जब भी कोई भी सेना लड़ाई की बात करेगी तो उस वक्त उनके पास जो सामग्री होगी उसी के साथ लड़ाई करेगी, और देश की रक्षा करना उनका काम है, कर्तव्य है, और वो करेगी। अभी अगर हम हाइंडसाइट जिसे कहते हैं, अगर देख के बात करें तो बालाकोट में हमारे मिराज 2000 काफ़ी अच्छे से उन्होंने जाके स्ट्राइक किया था, और जो टारगेट उनको अचीव करना था वो स्पाइस 2000 बॉम्ब के साथ उन्होंने अचीव किया। लेकिन वो अटैक करने के लिए उनको करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी से उनको वो अटैक करना पड़ा। अगर उसी समय हमारे पास अगर जो राफेल में जो स्टैंड ऑफ प्रिसीजन वेपन्स जो आ रहे हैं उसके साथ, स्कैल्प हो या ये हैमर हो, इस तरह के हथियार होते तो हो सकता है कि हम हमारी धरती पर उड़ के इतनी दूर तक का प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते थे। तो ये सब हाइंडसाइट की बातें हैं, लेकिन उस समय हमारे पास जहाज थे जो कि स्टैंड ऑफ एक्यूरेट वेपन यूज कर सकते थे, और जो भारतीय वायुसेना के मुख्य के पास जो थी सामग्री, उसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके जो अचीव करना था वो अचीव किया। सर, एक चीज और, जब भारत और चीन का विवाद चल रहा है, ऐसे में राफेल विमान का आना, क्या चीन पर कुछ दबाव पड़ेगा इसका? देखो, कोई भी हथियार अच्छे क्वालिटी के, अच्छे मुकाबला करने के लिए आते हैं तो दुश्मन पे दबाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। लेकिन मैं इतना दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो हम हमेशा पाकिस्तान की तरफ जिस नज़रिए से देखते हैं, और अगर उसी नज़रिए से हम चीन की तरफ देखेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगी हमारी, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले में हम कई गुना अच्छे हैं, हमारे पास सामग्री है, और जो है अभी जो शॉर्टेजेस है उसकी हम बात अलग रखेंगे, लेकिन जो अभी है उससे भी हम पाकिस्तान को अच्छे से फेस करेंगे और उनका मुकाबला कर सकते हैं। और चाइना की जब बात होती है तो चाइना की स्ट्रेंथ हमारे से बहुत कई गुना ज़्यादा है, और उसको टैकल करने का जो हमारा रवैया है, भारतीय नीति जो है, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो या डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी हो, ये बिल्कुल अलग है। और उस जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसको अगर सामने रखें तो राफेल आने से उस मिलिट्री स्ट्रैटेजी में बहुत ही अहम भूमिका उसकी रहेगी, और इसकी समझ चाइनीज़ अथॉरिटी को अच्छे से है कि राफेल आने से भारतीय वायु सेना क्या कर सकती है, और उसके कैसे निपटना है, उसके लिए वो तैयारी अभी कर रहे हैं। सर, एक चीज और जो मैंने भी कई लोगों से सुनी थी कि राफेल जो विमान है वो किसी भी मौसम में काम कर सकता है, यानी सर्दी, गर्मी, बर्फ, ऐसा कोई असर उस पर नहीं होता। कितनी सच्चाई है इसमें? ये ऑल वेदर फाइटर है,
और हमने जब रिक्वायरमेंट दी थी रफ़ेल की यानी MMRCA की जब रिक्वायरमेंट गई थी, तो हमने बताया था लोगों को कि जो भी जहाज़ आप हमें देना चाहोगे वो ले जैसी ऊंचाई से, ले की सबको पता है कि ले का रनवे 10,000 फीट पे है, करीब 6 से 7 महीने तक वहाँ पे बर्फ़ रहती है, यानी सब ज़ीरो टेम्परेचर में वहाँ ऑपरेट करना पड़ता है। तो ऐसे सर्दियों में भी वो जहाज़ स्टार्ट करके उस जहाज़ को वहाँ से सामग्री लेके, अपने हथियार लेके उड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो रफ़ेल एक ऐसे जहाज़ है कि वो जो वहाँ से बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तो उससे क्या होगा, हमारे जो इलाके हैं, जो लेह लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के बगल के इलाके हैं, अक्साई चीन में रहा या ईस्ट चाइना में रहे हैं, या पाकिस्तान में जो POK में टारगेट्स है, तो उनको टैकल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वैसे ही हमारी जो फ़ौज डिप्लॉयड है, सियाचिन में है और उस बर्फीले इलाके में है, उनका रक्षण करने के लिए भी ये रफ़ेल जैसे प्लेटफॉर्म को आसान रहेगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। एक दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि राजस्थान जैसे इलाके में जब गर्मियाँ 50-52 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो वैसे टेम्परेचर में भी ये जहाज़ काम करना चाहिए। और हमें इस जहाज़ से ये उम्मीद है कि राजस्थान जैसे इलाके में गर्मियों के दिनों में भी ये जहाज़ उतने ही अच्छे से काम करेगा जैसे बर्फीले सर्दियों के दिनों में लेह से काम करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्या इसे दुश्मनों का महाकाल समझा जाए? देखिए, मैं महाकाल जैसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा। दुश्मन को कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हम इस तरह से विचार करना शुरू कर देंगे, तो एक आप में एक कॉम्प्लेसेंसी सेट हो जाएगी। आप उसके बारे में सोचोगे कि अगर हथियार आपके पास अच्छा आया तो दुश्मन चुप रहेगा, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे नहीं होगा। चाइना की बात करी जाए तो चाइना के जो डेवलपमेंट हो रही है, उन्होंने जो पैसे लगाए हुए हैं R&D में, अच्छे जहाज़, अच्छे वेपन सिस्टम्स बनाने में, और कई देशों से उनको मदद भी मिल रही है, और वही मदद वो आगे पाकिस्तान को ऑफ़र करेंगे, और उसके लिए हमको हमेशा निर्भर रहना पड़ेगा। और मैं हमेशा कई माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक छोटा सा कदम हमने लिया हुआ है कि हम टेक्नोलॉजी में अच्छे रहें, आगे बढ़ें, और अगर हमारे जो इंडिजिनस डेवलपमेंट्स है वो अगर साथ देंगे और उसी तरह से हमारी डेवलपमेंट रहेगी, तो हम इस इलाके में सबके साथ और सबके आगे रहने की कोशिश में हमेशा रहेंगे और रहना चाहिए। तो महाकाल वगैरह जैसे शब्द हम ना ही इस्तेमाल करें तो ठीक रहेगा। महाकाल नहीं सर, तो गेम चेंजर कह सकते हैं इसे? गेम चेंजर तो जरूर है, क्योंकि देखो, अगर मीटियोर मिसाइल, एसा रेडार और रफ़ेल की जो मनोवरेबिलिटी है और जहाज का जो परफॉर्मेंस है, अगर उसको देखा जाए तो वो जो चाइना के पास अभी जहाज है, जो मिसाइल्स है, या पाकिस्तान के पास जो जहाज है और मिसाइल्स है, F-16 और AMRAAM जैसे मिसाइल्स है, तो उन मिसाइल से हम कहीं गुना ज़्यादा अच्छे हैं। तो उसका तो फर्क पड़ेगा ही, और उसका भय दोनों देशों की जो वायुसेनाएं हैं उनको जरूर सोच में डालेगा। तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। गेम चेंजर तो होगा ही होगा जब हम रफ़ेल को इन हथियारों के साथ ऑपरेशनलाइज करेंगे पूरी तरह से। और हमारे पायलट दुनिया में माने जाते हैं कि पायलट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। तो सारी चीज़ें इकट्ठी मिलके सबको विचार करना पड़ेगा कि भाई हिंदुस्तान से टक्कर ले कर ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल सुनील जी, जो आपने अपना कीमती समय पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को दिया। शुक्रिया।